अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने डिस्कस करना है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या है? टाइम डायलेशन भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सिक्वेंस है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं साइमल्टेनिटी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड साइमल्टेनिटी की तरह ये भी टाइम डायलेशन जो है ये भी कॉन्सिक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब ये जो टाइम डायलेशन है ये है क्या? अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन फिनोमेना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से मूव करता है तो उसके लिए जो टाइम है वो स्लो डाउन हो जाता है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका टाइम अगर कोई रेस्ट पे खड़ा ऑब्जर्वर मेजर करेगा उसके लिए वो टाइम क्या नजर आएगा? स्लो नजर आएगा, या वो इसको इस तरह से महसूस होगा कि जो मूविंग क्लॉक है वो स्लो टिक हो रही है। और ये जो फिनोमेना है इसको क्या कहते हैं? टाइम डायलेशन कहते हैं। एंड टाइम डायलेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है एट हायर स्पीड या रिलेटिविस्टिक स्पीड। रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होती है? रिलेटिविस्टिक स्पीड 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या फिर उससे ज्यादा जो स्पीड होती है उसको आप रिलेटिविस्टिक स्पीड कहते हैं। तो अब मैं इसकी यहाँ पे पहले डेफिनेशन बताता हूँ कि व्हाट इज टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन को डिफाइन करते हैं। टाइम डायलेशन इज रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वेयर मूविंग क्लॉक्स टिक मोर स्लोली। कि टाइम डायलेशन क्या है? एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है जिसमें मूविंग क्लॉक क्या होती है? स्लो टिक करती है या स्लो रन होती है देन अ स्टेशनरी क्लॉक। किसी स्टेशनरी या रुकी हुई क्लॉक्स के मुकाबले में जो मूविंग क्लॉक्स हैं वो स्लो टिक करती हैं या स्लो रन होती हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अगर आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप मूविंग क्लॉक्स को और स्टेशनरी क्लॉक्स को ऑब्जर्व करें तो जो मूविंग क्लॉक्स हैं वो स्लो चलती हुई नजर आएंगी। तो ये जो फिनोमेना है इसको क्या कहते हैं? टाइम डायलेशन कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक स्पेसशिप है जो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड v के साथ मूव कर रहा है। ये क्या है? एक स्पेसशिप, और ये क्या कर रहा है? एक रिलेटिविस्टिक स्पीड v के साथ मूव कर रहा है टू एन ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। जमीन पे खड़ा एक ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट से ये जो स्पेसशिप है ये रिलेटिविस्टिक स्पीड v से मूव कर रही है। और इसी स्पेसशिप के अंदर एक ऑब्जर्वर है जिसको मैंने ऑब्जर्वर a कहा हुआ है, और स्पेसशिप के अंदर एक क्लॉक है जिसका टाइम ऑब्जर्वर a जो कि स्पेसशिप के अंदर मौजूद है और ऑब्जर्वर b जो कि ऑन द ग्राउंड है, ये दोनों इस क्लॉक का टाइम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर a है वो जो यहाँ से टाइम को ऑब्जर्व करेगा वो टाइम t नॉट कहलाएगा। लेट्स सपोज ये ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्वर ए इस क्लॉक का टाइम ऑब्जर्व कर रहा है फॉर एन इवेंट, उसको मैं टी नॉट कह देता हूं जो कि प्रॉपर टाइम होगा। और ये यहां से जो ऑब्जर्वर है जो कि जमीन पे खड़ा इस टाइम को ऑब्जर्व कर रहा होगा उसके टाइम को मैं टी कह देता हूं, इसको डायलेटेड टाइम कहेंगे। और अब इन दो टाइम, ये जो आपके पास प्रॉपर टाइम है और ये जो आपके पास डायलेटेड टाइम है, इनको आप एक इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंसिडर अ स्पेसशिप मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड v विद एन ऑब्जर्वर a इनसाइड इट। कि कोई भी आपके पास लेट्स सपोज एक स्पेसशिप है जो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड v के साथ मूव कर रही है और उसी स्पेसशिप के अंदर एक ऑब्जर्वर a मौजूद है रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर b एट रेस्ट। ये जो स्पेसशिप है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर b ऑन द ग्राउंड। ऑब्जर्वर b जो ग्राउंड पे मौजूद है उसके रिस्पेक्ट से ये स्पेसशिप विद रिलेटिविस्टिक स्पीड v के साथ मूव कर रही है, जैसे कि इस फिगर में बताया गया। द ऑब्जर्वर a इनसाइड द स्पेसशिप ऑब्जर्व्स अ टाइम ऑन क्लॉक इनसाइड द स्पेसशिप। यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या कर रहा है? इस क्लॉक का टाइम ऑब्जर्व करता है, और यहाँ पे जो ये टाइम ऑब्जर्व करता है इसको मैंने टी नॉट कहा है, जिसको क्या कहते हैं? प्रॉपर टाइम। ये जो टी नॉट है इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर टाइम कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट से जो टाइम होगा उसको आप प्रॉपर टाइम कहेंगे, जिसको यहाँ पे लिखा है टी नॉट नोन एज प्रॉपर टाइम। व्हाइल ऑब्जर्वर बी on the ground observe same time from the ground is t। यहां से ये जो ऑब्जर्वर है इसी सेम टाइम को ऑब्जर्व करेगा is t known as dilated time। यहां से जो ये टाइम को ऑब्जर्व करेगा इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डायलेटेड, इसको क्या कहेंगे? डायलेटेड टाइम कहेंगे। तो यहां पे दो टाइम आ गए, एक प्रॉपर टाइम
दूसरा डायलेटेड टाइम। प्रॉपर टाइम ये रेस्ट फ्रेम के अंदर का टाइम होगा। इसको रेस्ट फ्रेम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्लॉक के रिस्पेक्ट से ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट पे मौजूद है, इस वजह से इसको रेस्ट फ्रेम भी कहते हैं, या फिर इसको प्रॉपर फ्रेम या यहाँ का जो टाइम होगा उसको आप प्रॉपर टाइम कहेंगे। अब ये दो टाइम्स आपस में रिलेट होते हैं एक इक्वेशन से जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। द डायलेटेड टाइम t and proper time t naught are related by expression t is equal to t naught over 1 minus v squared by c squared। तो ये आपके पास क्या है? t is known as what? इसको कहते हैं dilated time and t naught क्या है? इसको कहते हैं proper time। और ये जो पूरा फैक्टर है इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक फैक्टर। वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट को क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक फैक्टर कहते हैं। फॉर एनी वेलोसिटी v, किसी भी वेलोसिटी v जो कि नॉन जीरो वेलोसिटी होनी चाहिए, जीरो वेलोसिटी के लिए ये जीरो रहेगा, लेकिन किसी अदर वेलोसिटी के लिए ये जो आपके पास रिलेटिविस्टिक फैक्टर है ये क्या आता है? लेस देन 1 आता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? फॉर एनी वेलोसिटी v रिलेटिविस्टिक फैक्टर क्या होगा? 1 के इक्वल होगा, सॉरी लेस देन 1 होगा। फॉर एनी वेलोसिटी v द रिलेटिविस्टिक फैक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज लेस देन 1। तो ये क्या होगा? हमेशा लेस देन 1 होगा। किसी भी चीज को लेस देन 1 से आप डिवाइड कर दें तो उसका रिजल्ट ज्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी टाइम आ रहा है, उसको आपने लेस देन 1 नंबर जो कि रिलेटिविस्टिक फैक्टर है उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपके पास नंबर बनना है, यहाँ का जो टाइम आना है ये ज्यादा होना है और इस टाइम ने उसके मुकाबले में कम होना है। सो वी कैन से दैट अ मूविंग क्लॉक जो कि ये टाइम है रन्स स्लोअर देन क्लॉक एट रेस्ट। ये जो मूविंग क्लॉक का टाइम है ये कम होगा या स्लो रन करेगी एज कंपेयर टू द क्लॉक जो कि यही सेम क्लॉक अगर मोशन में होगी किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए तो उसके लिए ये टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब इसी फिनोमेना को हम फर्दर समझने के लिए मैं कुछ यहाँ पे SLO बेस्ड क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि इससे रिलेटेड आप SLO बेस्ड क्वेश्चंस भी कर सकें और इसके फर्दर कॉन्सेप्ट को भी आप समझ पाएं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाइंड आउट डायलेटेड टाइम फॉर एन इवेंट for which the proper time is 1 second. The event takes place in a spaceship moving with 99% of speed of light। कि कोई भी एक इवेंट है जो कि 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है और उसके लिए जो प्रॉपर टाइम है 1 सेकेंड है, तो उसके लिए डायलेटेड टाइम क्या होगा? तो सबसे पहले देखें इसमें डेटा क्या कुछ गिवन है। तो इसमें जो डेटा गिवन है, नंबर 1 हमें गिवन है डायलेटेड टाइम हमने फाइंड करना है और प्रॉपर टाइम हमें गिवन है। तो प्रॉपर टाइम जिसको t सब नॉट कहते हैं ये इक्वल है 1 सेकेंड के और द इवेंट टेक्स प्लेस इन अ स्पेसशिप मूविंग विद 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। v इज इक्वल टू 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पे देखें इसको आप लिख सकते हैं 99% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन स्पीड ऑफ लाइट c है, तो ये इक्वल हो जाता है v इज इक्वल टू 0.99 c। हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड द डायलेटेड टाइम, फाइंड क्या करना है? t या डायलेटेड टाइम t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। To find t is equal to या dilated time is equal to question mark। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमें पता है as we know t is equal to t naught over 1 minus v square by c square। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। t इज इक्वल टू, t हमें फाइंड करना है, t नॉट की वैल्यू है 1 सेकेंड ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v की जगह आपने लिखना है 0.99 c और इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय
सी स्क्वायर आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.99 स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर अपनी जगह पे। तो सी स्क्वायर से कट जाएगा। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.99 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज मैं अगर कैलकुलेटर में पुट कर दूं, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.99 स्क्वायर इज इक्वल टू 7.0। अगर ये सारा कुछ आप डिवाइड कर दें तो यहां से हमारे पास आंसर आता है 7.0 सेकेंड या इज इक्वल टू 7 सेकेंड। टाइम क्या हुआ? 7 सेकेंड हो जाएगा। अगर आपके पास कोई स्पेसशिप 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, अगर वहां पे जो प्रॉपर टाइम है, यहां पे चले सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज ये स्पेसशिप है, इसके अंदर कोई इवेंट हो रहा है, उसके लिए जो टाइम है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में ये इवेंट हो रहा है, और ये जो स्पेसशिप है किसी ऑब्जर्वर b के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये t नॉट है, यहाँ पे जो t इसके लिए टाइम गुजरेगा वो 7 सेकेंड्स का टाइम गुजरेगा। अगर इस इवेंट के लिए अगर आपके पास 1 ईयर का टाइम गुजरता तो यहाँ पे कितना टाइम गुजरना था? 7 ईयर्स का टाइम गुजरना था। अगर ये स्पेसशिप 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे इसके लिए अगर 1 साल गुजरेगा, यहाँ पे अंदर जो पर्सन मौजूद होगा उसके लिए अगर 1 साल गुजरता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड है उसके लिए कितना टाइम गुजरेगा? 7 साल गुजरेंगे। तो ये जो डिफरेंस इन टाइम है इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। तो आप देखें इसके लिए सिर्फ 1 साल गुजरा है और इसके लिए कितना वक्त गुजरा है? 7 साल का वक्त गुजरा है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं कि अगर सेम इवेंट को हम देखते हैं कि इसमें 1 सेकंड में ये इवेंट हो रहा है और ये स्पेसशिप को हम सपोज करते हैं कि 100% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, देन क्या सिचुएशन बनेगी? तो ये क्वेश्चन मैं यहां पे दोबारा लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैंने कुछ इस क्वेश्चन के साथ लिंक कर दी है कि व्हाट विल बी डायलेटेड टाइम फॉर द सेम इवेंट इफ स्पेसशिप मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। इसी इवेंट में ये जो स्पेसशिप था जिसमें ये इवेंट हो रहा था, अगर ये 100% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसके लिए डायलेटेड टाइम क्या होगा? तो हम जरा इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, डेटा यहाँ पे ये है कि v इज इक्वल टू c, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है और टाइम कितना है? प्रॉपर टाइम है लेट्स सपोज 1 सेकेंड, और इसके लिए डायलेटेड टाइम क्या होगा हमने बताना है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि एज वी नो t is equal to t naught over under root of 1 minus v square by c square। v की जगह c पुट कर दें तो यहां से आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा t naught over 1 minus under root of 1 minus c square by c square, क्योंकि v की जगह हमने कहा है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो c आ गया, c माइनस c डिवाइड बाय c 1 आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू t नॉट ओवर 1 minus 1 which is equal to 0, तो ये होगा t नॉट बाय 0 which will be equal to infinity। तो यहाँ पे जो टाइम होगा इस इवेंट के लिए, अगर यहाँ पे देखें ये जो स्पेसशिप है ये v is equal to c से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो इवेंट के लिए 1 सेकेंड का वक्त गुजरेगा 1 सेकेंड, यहाँ पीछे ग्राउंड पे कितना टाइम गुजरेगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी इतना वक्त है कि जितना एज ऑफ यूनिवर्स है उससे भी ज्यादा का वक्त गुजरेगा। अगर यहाँ पे स्पेसशिप के अंदर सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम गुजर रहा है तो यहाँ पीछे जमीन पे कितना वक्त गुजरेगा? ये टाइम इनफिनिट ईयर्स हो जाएंगे, अ बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर, ये उससे भी ज्यादा का टाइम गुजर चुका होगा अगर ये स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, और जो चीजें स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं उनके लिए टाइम बिल्कुल नहीं गुजरता। फॉर एग्जांपल बिग बैंग के वक्त जो फोटॉन्स बने हैं,
वहां पे बिग बैंग के वक्त पेयर इनाइलेशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें वहां पे फोटॉन्स बने थे। फोटॉन्स क्या होते हैं? लाइट के पार्टिकल्स। अगर वो फोटॉन आज भी यूनिवर्स में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हो तो उनकी एज आज के वक्त उनके अपने फ्रेम के रिस्पेक्ट से 0 होगी। उनके लिए देखें, बिग बैंग हुए 13.7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन वो फोटॉन्स जो कि एट द टाइम ऑफ बिग बैंग बने थे, उनकी एज विद रिस्पेक्ट टू देम, उनके अपने रिस्पेक्ट से अभी तक 0 सेकंड है। उनके लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं गुजरा। बाकी यूनिवर्स में आप देखें टाइम कितना गुजर चुका है, 13.7 बिलियन ईयर्स। तो जो भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी उसके लिए टाइम रुक जाता है। तो यहाँ पे अगर ये स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता तो उसके लिए भी टाइम रुक जाता, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास होता है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। तो इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन यहां पे लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि व्हाट विल बी स्पीड ऑफ स्पेसशिप इफ डायलेटेड टाइम इज 3 टाइम ऑफ द प्रॉपर टाइम। ठीक है, अगर आपके पास डायलेटेड टाइम 3 टाइम हो किसी चीज के प्रॉपर टाइम के, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्पेसशिप, कि कोई भी एक स्पेसशिप है वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है और उसके अंदर जो क्लॉक लगी हुई है उसका टाइम क्या है, 3 टाइम द प्रॉपर टाइम है। वहां पे जो टाइम आ रहा है, जो डायलेटेड टाइम है, वो कितना है, 3 टाइम द प्रॉपर टाइम है। तो अगर मैं यहां से डेटा लिख लूं तो सबसे पहले देखें व्हाट विल बी स्पीड, तो हमें फाइंड करना है स्पीड इफ डायलेटेड टाइम क्या होता है, टी होता है। ये क्या है, 3 टाइम है, टाइम का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, 3 टाइम द प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या होता है, टी नॉट होता है, तो 3 टी नॉट के इक्वल है। और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ स्पेसशिप, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि वो स्पेसशिप की क्या स्पीड है। लेट्स सपोज ये स्पेसशिप है और ये किसी भी रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है, ये स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे जो टाइम है जिसको आप प्रॉपर टाइम कहते हैं, और यहाँ पे पीछे जो ग्राउंड पे टाइम होता है वो क्या है, t। तो ये जो t है ये 3 टाइम द प्रॉपर टाइम है। तो अब आपने बताना है कि ये स्पेसशिप किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, t इज इक्वल टू 3t नॉट है। तो अब आपको पता है, एज वी नो t इज इक्वल टू t नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब जरा वैल्यूज पुट कर दो, t की जगह 3t नॉट पुट कर सकते हैं, t की जगह 3t नॉट पुट किया, यहाँ पे t नॉट अपनी जगह पे, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एज इट इज। तो t नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। तो अब देखें 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप इन दोनों टर्म्स को रेसिप्रोकेट कर लो, तो यहां से हो जाएगा 1 ओवर 3 और यहां से इक्वल हो जाएगा अंडर रूट वाला फैक्टर नॉमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो आप इसको ना लिखें। अब आपने v के लिए इसको सॉल्व करना है, तो दोनों साइड पे आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 1 ओवर 3 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 1 ओवर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 1 ओवर 9 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आएगा। अगेन आपको v के लिए सॉल्व करना है, तो v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये फैक्टर यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इस साइड पे माइनस था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके गए तो प्लस हो गया, इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 9। 1 ओवर 9 यहाँ पे देखें प्लस है, इक्वेशन की साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो v स्क्वायर या v ओवर सी होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। यहां से अगर आप एलसीएम ले लेते हैं या कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर ले, तो यहां से आपके पास आता है 8 ओवर 9। अगर आप एलसीएम ले लें या फिर कैलकुलेटर का यूज करें तो आपके पास क्या आएगा, 8 ओवर 9, और ये आप डेसिमल में भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगेन आपको v के लिए सॉल्व करना है, तो यहां पे देखें v ओवर सी होल स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो v बाय सी
स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/9 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। v बाई सी इज इक्वल टू 8/9 अंडर द रूट, एंड हमें तो v चाहिए, c यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इज इक्वल टू 8/9 अंडर द रूट इनटू c। और आप ये सारी वैल्यूज अगर कैलकुलेटर में डाल दें तो यहां से आपके पास आंसर आता है अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0.94 CR है, 0.94 C, which is also known as v is equal to, v is how much, 94% of speed of light। अगर स्पेसशिप इस स्पीड से मूव करेगा तो उसका जो डायलेटेड टाइम है वो 3 टाइम इक्वल होगा, डायलेटेड टाइम इक्वल होगा 3 टाइम द प्रॉपर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल कॉल्ड पाई मेसन are produced by accelerator beam if these particle travel at 2.70 10 raised power 8 meter per second and live 2.60 10 raised power minus 8 second when at rest relative to an observer, how long do they live as viewed in a laboratory। तो इसमें जो गिवन डेटा है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास पाई मेसन है जो कि किसी भी एक्सेलरेटर बीम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। If these particle travels at this speed 2.7 10 raised power 8 meter per second, इसकी जो ये स्पीड है तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली 2.7 10 raised power 8 meter per second, ये इसकी स्पीड है पाई मेसन की, एंड लिव 2.60 10 raised power 8 सेकेंड, तो ये उसका टाइम है व्हेन एट रेस्ट। तो ये कौन सा टाइम होगा, ये इसका प्रॉपर टाइम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि T नॉट इज इक्वल टू 2.60 10 raised power minus 8 second when at rest relative to an observer, how long do they live as viewed in a laboratory। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसका डायलेटेड टाइम फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करना है, डायलेटेड टाइम, t is equal to क्वेश्चन मार्क। इसका सोल्यूशन ये होगा, as we know t is equal to t naught over under root 1 minus v square by c square। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, t फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t is equal to टाइम की वैल्यू कितनी है 2.6, जो प्रॉपर टाइम है 2.6 10 raised power minus 8 सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v की वैल्यू कितनी है 2.7 2.70 10 raised power 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10 raised power 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर में पुट करनी है तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। जरा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो ये जो डिनोमिनेटर है मेरे पास आता है 2.6 10 raised power minus 8 सेकेंड अपनी जगह पे रख लेते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू आती है 0.435। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास आएगा 2.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 डिवाइडेड बाय आंसर। तो यहां से जो आंसर आता है t इज इक्वल टू 5.96 10 raised power -8 सेकेंड। तो इसका जो डायलेटेड टाइम होगा वो कितना 5.96 10 raised power -8 सेकेंड। तो ये इसका डायलेटेड टाइम है। लेट मी चेक द आंसर। बाय द वे ये आपका प्रॉब्लम नंबर 3 है, ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 3 है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मौजूद है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 5.9 10 raised power -8 सेकेंड। लेट मी चेक द आंसर।
जिसका करेक्ट आंसर है 5.96 × 10⁻⁸ सेकंड। अब मैं इस सिमुलेशन की मदद से ये शो करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से टाइम डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट वे में बिहेव करता है। इस सेटअप में आप देख पा रहे हैं कि लाइट स्पेसशिप के बॉटम से निकलती है और टॉप पे मौजूद एक सेंसर पे जाके हिट होती है, और दो क्लॉक्स की मदद से, एक जो कि स्पेसशिप के अंदर मौजूद है उसकी मदद से टाइम को ऑब्जर्व किया जाता है, और एक क्लॉक जो आउटसाइड द स्पेसशिप मौजूद है उससे इस टाइम को ऑब्जर्व किया जाता है। इनिशियली अगर हम स्पेसशिप को रेस्ट पे रखते हुए इस इवेंट के टाइम को ऑब्जर्व करें बाय क्लॉक इनसाइड द स्पेसशिप एंड बाय क्लॉक आउटसाइड द स्पेसशिप जो कि रेस्ट पे मौजूद हैं, दोनों के लिए लाइट को बॉटम से निकल के टॉप पे पहुंचने के लिए दोनों क्लॉक्स पे एक जैसा टाइम टिक हो रहा है जो कि 1 सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसशिप है वो यहाँ पे रेस्ट पे दिखाया गया है। अब अगर हम स्पेसशिप को 50% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराएं और सेम इवेंट को ऑब्जर्व करें, तो अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए ये इवेंट 1 सेकंड में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है उसने अंदर के ऑब्जर्वर या अंदर की जो क्लॉक है उसके रिस्पेक्ट से स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना है, तो उसके लिए 1 सेकंड का वक्त गुजर रहा है जैसा कि पहले गुजर रहा था। अगर हम बाहर के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से सेम इवेंट को देखें या बाहर के क्लॉक के रिस्पेक्ट से टाइम को देखें, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग रहा है, वहाँ यहाँ पे 1.155 सेकंड का वक्त लग रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे जो लाइट है उसको स्ट्रेट पाथ नहीं मिल रहा, बल्कि उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करने को मिल रहा है वो ct डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस l के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इस वजह से लाइट को यहाँ पे पहुँचने के लिए कदरे ज़्यादा वक्त लग रहा है टू क्लॉक आउटसाइड द स्पेसशिप। आउटसाइड की जो स्पेसशिप है उसके रिस्पेक्ट से ये टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम स्पेसशिप को 75% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराएं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो इनसाइड क्लॉक है उस पे जो टाइम है फॉर दिस इवेंट वो कितना आ रहा है, 1 सेकंड का टाइम आ रहा है, और बाहर जो क्लॉक मौजूद है रेस्ट पे या ग्राउंड पे उसके रिस्पेक्ट से ये जो सेम इवेंट का टाइम है ये ज़्यादा आ रहा है, 1.512 सेकंड का वक्त लग रहा है। अब बाहर की क्लॉक में ये टाइम क्यों ज़्यादा आ रहा है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि बाहर की क्लॉक के रिस्पेक्ट से लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, जो कि L डिस्टेंस के मुकाबले में ये ct डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। दैट्स वाई यहाँ पे जो टाइम है बाहर के ऑब्जर्वर के लिए वो ज़्यादा आ रहा है। और अगर हम इसको 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे लेके जाएं, तो आप देख पाएंगे कि इनसाइड क्लॉक के लिए जो टाइम है अभी भी क्या है, 1 सेकंड में ये फिनोमेना या ये लाइट बॉटम से टॉप पे पहुंच रही है, और बाहर की क्लॉक के लिए यही सेम इवेंट का टाइम जो होगा ये 7 सेकंड हो जाएगा, जो कि डायलेटेड टाइम है इस इवेंट के लिए। अब देख पा रहे हैं कि जो अंदर की क्लॉक है वो बाहर की क्लॉक के मुकाबले में बहुत ही आपको स्लो नज़र आ रही है। तो इस तरह से कि जब भी कोई चीज़ रिलेटिविस्टिक स्पीड से या हाई स्पीड से मूव करेगी तो इसकी क्लॉक स्लो टिक करेगी। इसी फिनोमेना को हमने कहा था कि ये टाइम डायलेशन है। तो टाइम डायलेशन यहाँ पे 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। बाहर की क्लॉक देखें कितनी फास्ट मूव कर रही है और अंदर की क्लॉक कितनी स्लो हो गई है। तो यही फिनोमेना हमारे पास टाइम डायलेशन है। होप सो आपने ये लेक्चर यहाँ तक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।